नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वीरभान सिंह है। पेरीफेरी में पीएचसी सीएचसी पर जब डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर जो हमने चीज़ देखी है कि एजुकेशन की काफ़ी ज़रूरत है और उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। तो उसी विषय पर हमने एक टॉपिक लिया था डायबिटीज़, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, पिछला एक एपिसोड किया था। अब हम उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अपने गुरुजी डॉक्टर नर्मदा पटेल सर जी हैं, जिनसे हम उसी एपिसोड से कुछ सवाल हैं इनको आगे बढ़ाएंगे, डायबिटीज़ के बारे में और अच्छे से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस एपिसोड में। डायबिटीज़ एक विस्तृत विषय है जिसके बारे में डॉक्टर वीरभान ने पिछली बार कुछ बेसिक सवाल के जवाब आप तक पहुंचाए हैं। इस श्रृंखला को हम लोग आगे ले जाते हुए कुछ और सवालों का उत्तर देने की आज कोशिश करेंगे। सर, एक बेसिक चीज़ ये है कि जब पेशेंट आता है और वो जांच कराते हैं तो जांच में डायबिटीज़ के कुछ चीज़ें हैं जो एबनॉर्मलिटी आती है, लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं आते और फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई लक्षण है नहीं, तो फिर दवाइयाँ क्यों चलाना, क्यों ज़रूरी है दवाई चलाना? तो आपका सवाल बहुत आमतौर पर देखने को मिलता है कि मरीज जब डायबिटीज़ की बढ़ी हुई शुरुआत में रिपोर्ट लेकर आता है और वो कहता है कि सर मुझे तो कोई लक्षण है ही नहीं, ऐसे में क्या ये रिपोर्ट गलत है या फिर मुझे वाकई दवाई लेने की ज़रूरत है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे में डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो लक्षण होते हैं वो शुरुआती दौर पे नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक कि शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा हमारे रक्त में नहीं बढ़ जाती तो जो उसके जो सिम्टम्स हैं, क्लासिकल सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, यानी ज़्यादा पेशाब लगना, ज़्यादा भूख लगना, वज़न कम होना, ये सब नहीं आते हैं। तो उस समय पर एक्चुअली डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेने में आमजन बहुत संकोच करते हैं और इस चीज़ को स्वीकार करने में भी बहुत रेजिस्टेंस हम लोग फेस करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ में जो बीमारी की जो नींव होती है वो शुरुआत में ही रख दी जाती है। वहाँ पर सही मौका होता है डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करके, सही दिशा निर्देशन में, जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करके शुरुआत से ही उसको अच्छा कंट्रोल यदि किया जाए तो जो व्यक्ति है वह 100 साल की उम्र तक पूर्णतः स्वस्थ रह सकता है और एक छोटी सी बीमारी की तरह इसको देख सकता है। लेकिन वहीं जब शुरुआत के कुछ सालों तक इसको ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो बाद में काफ़ी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं और इलाज के जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी उतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं होते हैं। इसमें गोल ऑफ थेरेपी क्या है, जैसे अपन चाहते क्या है इस ट्रीटमेंट से? हाँ, तो अक्सर करके हम देखते हैं कि हम लोगों ने पिछली बार भी बात की थी कि हमारे जो भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होते हैं, यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज एटसेट्रा, इनके ट्रीटमेंट को आधे में ही लोग बंद कर देते हैं। ऐसा कई कारणों से होता है। तो उनमें से एक कारण यह भी है कि डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मरीज को ये भली भांति बता नहीं पाते हैं कि आखिर करके वो दवा गोली दे के इलाज करके अचीव क्या करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मलेरिया बीमारी है जो हमारे क्षेत्र में बहुत कॉमनली होती है। उसमें बुखार आता है, हाथ पैर टूटते हैं, कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगती और कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाता था तो मौत भी संभव होती थी और बुखार बिगड़ने पे मस्तिष्क ज्वर वगैरह होने की भी गुंजाइश रहती थी। तो वहाँ तो बहुत सिंपली दिखता है कि इलाज लेने से 2, 4, 5, 7, 10 दिन में वहाँ पे बुखार आना कम हो जाता है और मरीज को स्वस्थ लगने लगता है। लेकिन ये बात नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के साथ नहीं होती। वहाँ पे शुरुआती दौर में तो लक्षण होते नहीं हैं। जब लक्षण नहीं है तो अल्टीमेटली आप ट्रीट क्या कर रहे हो ये मरीज जानना चाहता है। और हम सबको जब भी हम किसी लंबी बीमारी का इलाज चालू कर रहे हो तो हमारे मरीज को हमको एजुकेट करना चाहिए और हमको उसको बताना चाहिए कि अल्टीमेटली गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा कि प्रमुख तौर पर जब हम डायबिटीज़ को डायग्नोज करते हैं, मरीज को हम अपनी मार्गदर्शन में लेते हैं, उस समय हमारे जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनफैक्ट यदि मरीज की शुगर बहुत हाई है और वो बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक है तो पहला तो गोल ये होता है कि जो बार बार पेशाब जा रहा है, उसका वजन घट रहा है, उन चीज़ों को कंट्रोल करना, यानी एक्यूट मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी। बहुत हाई ब्लड शुगर होने से जो मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं एक्यूटली, उनको सुधारना पहला गोल होता है।
लेकिन शुरुआती दौर में एक्यूट मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी नहीं होती है, तो वहां पे हमारा जो गोल होता है वो होता है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, जो कि नोन है कि डायबिटीज अनकंट्रोल रहने के कुछ कपल ऑफ इयर्स में, मे बी डिकेड्स और 2 में ये चीज होनी है। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन जैसे आंखों पे, हार्ट पे, किडनी पे, ब्रेन पे असर होना, इन चीजों को हमको रोकना है होता है ना। इट इज द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू प्रिवेंट द क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थेरेपी, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसीज, बिकॉज द डिसीज इज क्रॉनिक इन नेचर, कि वो आदमी को 20-30 साल 40 साल रहेगी तो लंबे समय में वो शरीर में कुछ परिवर्तन करती है। तो हमारा जो प्रमुख गोल होता है, जो प्रमुख उद्देश्य होता है, वो होता है कि लंबे समय में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हमको शुरुआत से ही रोकना। ये हो गया दूसरा गोल। एक तीसरा गोल होता है, वो ये होता है कि अक्सर करके डायबिटीज अकेले नहीं आती है, अपने साथ उसके बहुत सारे भाई बंधु या बीमारियों को लेके आती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि मोटापा। तो इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि मरीज लंबे समय के बाद आता है, उसको जानकारी नहीं होती, अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते रहता है, तो हम देखते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है। तो ऐसे में हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होता है। गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू आइडेंटिफाई कि उसको क्या क्या अंगों में परेशानी ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये तीसरा गोल हो गया। चौथा जो गोल होता है, चूंकि हम जानते हैं कि एक बड़ी बीमारी है, मरीज को लंबा चलना है, कई सालों तक उसको ही रहना, तो चौथा जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है इज टू एजुकेट द पेशेंट, कि मरीज को हम अच्छे से ये बता पाएं कि बीमारी क्या है, क्यों हो रही है, इसके साथ नॉर्मल जीवन कैसे व्यतीत करें, कैसे लंबे समय में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से दूर रहें, और कैसे हम लोग डाइट में, एक्सरसाइज में, लाइफस्टाइल में चेंज करके इसके बारे में अच्छे से जीवन यापन हम लोग कर पाए। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ज़्यादातर जो लोग पेरिफेरी में जो है, वो पेशेंट का यही कहना होता है कि डॉक्टर साहब हमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, फिर भी दवाई लेना है, और दवाई क्यों खाना है। तो कभी कभार वो खुद से बंद कर देते हैं, जबकि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगला एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट आता है जिसका एक पहली बार आया, जिसकी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में अबनॉर्मलिटी है, और एक है जो फॉलोअप के लिए आया, तो इनके दोनों में क्या अंतर रहेगा? देखिए, जैसा कि आपने बताया, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे कि कोई मरीज जो पहली बार रिपोर्ट शुगर की लेके आया और बढ़ी हुई है, तो वहाँ पे हमारा जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि पहली बार में हमें उसे स्क्रीन करना होता है कि डायबिटीज का जो लेवल है वो कितने पानी में है। मतलब कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि डायबिटीज के साथ अभी उसके बाकी अंगों की पोजीशन क्या है। तो ऐसे हम लोग उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को स्क्रीन करना चाहते हैं। कुछ बेसिक टेस्ट जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कि आईज की जांच है, नसों की जांच है, इत्यादि हम लोग करना चाहते हैं। बनस्पत दूसरा ऐसा मरीज जिसको 10-15 साल से डायबिटीज है, तो हम सब जानते हैं कि लंबे समय डायबिटीज के साथ अंगों पे प्रभाव की गुंजाइश होती है, तो उसे हमें विस्तृत रूप से देखना पड़ता है इन पर्पस के साथ कि अभी तक जो एग्जिस्टिंग वो दवाइयां ले रहा है, क्या उनमें कोई उपयुक्त बदलाव करने की जरूरत है, कि यदि कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे हृदयघात का खतरा यदि उसका बढ़ा हुआ है, तो क्या मुझे कुछ ऐसी दवाइयां देना है जिससे हृदयघात होने पर पहले तो हो ना, बचाव के लिए, या होने पे कुछ जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कैसे उनको कम किया जाए। या मुझे ये देखना है कि उसकी किडनीज पे असर आ रहा है, तो कैसे उसकी किडनी के असर को मैं स्लो डाउन कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। ये कुछ सवाल होते हैं जो मेरे जहन में होते हैं जब भी मैं किसी मरीज को देख रहा हूँ जिसको डायबिटीज लंबे समय से है। तो ऐसे कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। अलग अलग स्टेजेस पे हम लोगों का जो मोटिव होता है पेशेंट को इवेलुएट करने का, मैनेज करने का या ट्रीट करने का, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है अलग अलग क्लास ऑफ पेशेंट्स में। और ये डायबिटीज के इलाज के तरीके क्या है? इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं क्या? हाँ, तो अक्सर करके हम लोगों की जो मेडिकल फेटर्निटी है उसके दिमाग में दवाइयों का जो ज्ञान है वो इतना हावी होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग अपने शेड्यूल में इतने व्यस्त होते हैं कि कई बार जो और बाकी की चीजें हैं वो लोग बता नहीं पाते। ऐसे में कुछ सपोर्ट स्टाफ की हमें जरूरत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन शैली की बीमारी है, तो हमने पहले भी कहा कि यदि जीवन शैली की बीमारी है तो अच्छी जीवन शैली के बारे में यदि लोगों को हम शिक्षा दें तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा।
डाइट के बारे में अच्छी शिक्षा दें तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के जो 4 प्रमुख जो स्तंभ हैं, जिनको हम कहें कि ट्रीटमेंट पिलर्स होते हैं, तो पहला जो पिलर है वो होता है अच्छी जीवन शैली के बारे में उसको ज्ञान देना, अच्छी जीवन शैली के लिए जो बदलाव हो सकते हैं वो बताना। तो ये चीज पहली हो गई। दूसरी चीज हो गई डाइट के बारे में हम लोगों को उसे गाइड करना होता है, पर समय की कमी के कारण से कई बार जो क्लिनिशियन होते हैं वो कर नहीं पाते। ऐसे में पैरामेडिकल स्टाफ का, ट्रेन्ड पैरामेडिकल डाइटिशियन का, नर्सिंग स्टाफ का, जूनियर डॉक्टर्स का रोल इसमें आता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो होती हैं दवाइयाँ। अब ये एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं जिनको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग होती हैं, जिसके लिए आप सब लोगों को हम लोग लंबे समय तक मार्गदर्शन देते हैं, पढ़ाते हैं, आपको ट्रेन करते हैं सुपरविजन में कि आप इनको उपयुक्त तरीके से यूज कर पाएं। तो वो चीज़ डॉक्टर के पार्ट पे होती है। और चौथी जो चीज़ होती है जो होती है रेगुलर फॉलोअप या एजुकेशन। तो हमको मरीज को ये बताना भी होता है कि इसमें रेगुलर फॉलोअप का क्या रेलेवेंस है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार जो दवाई लिख दी उसको सालों साल आप खाते रहें और जब तक कि किसी दूसरे अंग में गड़बड़ी ना आ जाए तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं आए। क्योंकि नेचुरल हिस्ट्री डॉक्टर को तो पता होती है, मरीज को नहीं पता होती। मरीज को हम बताना तो चाहते हैं, पर अक्सर करके क्या होता है कि पेरीफेरी में, जैसे आप लोग जहाँ प्रैक्टिस करते हो वहाँ 100 मरीज वेट कर रहे हो, तो लिमिटेड टाइम होता है। ऐसे में आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप उसे सिर्फ दवाई का पर्चा दे पाते हैं, ज्यादा बात नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं वहां पे ये बता देना जरूरी होता है। पर हो सकता है आपके पार्ट पे आप ना बताते हो, तो अपने सपोर्ट स्टाफ को आप ट्रेन करिए, अपने नर्सिंग स्टाफ को आप ट्रेन करिए, अपने डाइटिशियन को ट्रेन करिए, अपने जो भी लोग वहां पे आसपास के लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनको आप किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लोग अक्सर करके डॉक्टर से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। आप यदि कोई बात कहेंगे तो जरूर से वो लोग ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे और कई मोटिवेटेड लोग आपकी मदद करने के लिए समाज में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो इन सब चीजों का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए और जन भागीदारी को तय करना चाहिए। इसमें एक फॉलोअप अंतराल होता है, वो कितना होता है? ये निर्भर करता है कि यदि मैं देखता हूँ कि कोई मेरा पेशेंट है जो लंबे समय तक अच्छे से मेंटेन कर रहा है, तो मैं हो सकता है उससे कह दूं कि आप या 3 या 6 महीने में मेरे पास आए। लेकिन यदि कोई पेशेंट है जो क्रिटिकल है, जिसको हार्ट से संबंधित, किडनी से संबंधित या आइज से संबंधित कॉम्प्लिकेशन, या कोई प्रेग्नेंट लेडी जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज है, तो हो सकता है वहां पे मैं कहूँ कि आपको 15 दिन में दिखाना है या 1 महीने में दिखाना है। तो ये बीमारी की तीव्रता पर, उसके एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस पे ये निर्भर करता है कि हमें फॉलोअप के लिए जल्दी जल्दी बुलाना है या देर से बुलाना है। स्थिति यदि स्थिर है तो आप वहां पे देर से या कुछ महीनों में बुला सकते हो, लेकिन यदि स्थिति जटिल है तो आपको थोड़ा मरीज को जल्दी जल्दी बुलाना पड़ेगा। उसके एजुकेशन लेवल पर भी ये निर्भर करती है बात। तो कई मोटिवेटेड लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर, हमें तो हर महीने आपको दिखाना ही है, आना ही है। लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं कि इनको आप दवाई लिखिएगा तो अगले 5 साल बाद वो आपके पास आएंगे, तब तक कोई ना कोई गड़बड़ी शरीर में आ चुकी होगी। डायबिटीज में दवाई काम कैसे करती है और कुछ समय बाद क्या कुछ दवाइयाँ काम करना या असर करना बंद कर देती है या कम कर देती है, ऐसा क्यों होता है? मैंने पहले भी आपको बताया कि डायबिटीज एक जटिल विषय है। तो जो दवाइयों का जो रोल है वो कुछ इस प्रकार होता है कि हमारे शरीर में जो ग्रंथि इंसुलिन को बनाती है, पेनक्रियास जिसको हम कहते हैं, तो ये पेनक्रियास के अंदर इंसुलिन बनाने की क्षमता जब 50% से कम हो जाती है तो उस समय पर शरीर में शर्करा थोड़ी बहुत बढ़ना चालू होती है। यानी डायबिटीज का ऑनसेट जो होता है वो 50% ग्रंथि जब इंसुलिन बनाना कम करती तब होता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय के साथ ये ग्रंथियां इंसुलिन बनाने का जो काम है और धीरे धीरे कम करती जाती हैं, तो बीमारी की तीव्रता या सीवियरिटी थोड़ी बढ़ती है। अब जो हम लोग दवाइयाँ उपयोग करते हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मेडिसिन, कई प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, ग्लिमिप्राइड है, ग्लिक्लाजाइड है,
आजकल नई क्लासेस ऑफ मेडिसिन आ गए हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स आ गए हैं, DPP4 इनहिबिटर्स आ गए हैं। तो कई प्रकार से वो काम करती है, जिसकी जानकारी भली भांति एक ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल को होती है। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो पेनक्रियाज के माध्यम से काम करती हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर दवाइयाँ जो पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो गई, उसी से ज़्यादा काम करा के वो चीज़ काम करती है। तो ऐसे में जब पेनक्रियाज की खुद की शक्ति कम हो जाती है, तो दवाई का जो डोज हम लोग देते हैं उसको निश्चित इंटरवल के बाद हमें असेस करना होता है और असेस करके डोजेस को बढ़ाना होता है। तो हम ऐसा कहते हैं कि डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिसीज है कि समय के साथ वो उसकी तीव्रता बढ़ भी सकती है, और यदि अच्छी लाइफस्टाइल करें, एक्सरसाइज करें, अच्छे से हम लोग फॉलो अप करें, ध्यान रखें, तो हम लोग उसको थोड़ा पीछे भी ला सकते हैं। तो समय समय पर आपके डॉक्टर को, जिसको बीमारी की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पूर्णतः अच्छे से जानकारी होती है, वह इस चीज को भली भांति समझ सकता है और दवाइयों को एडजस्ट कर सकता है, आपकी जीवन शैली में उपयुक्त सुधार बता सकता है। ये डिपेंड करता है, आप एक 35 साल के आदमी को डायबिटीज है तो वो उसको एक्सरसाइज ज्यादा सजेस्ट करेगा, लेकिन वही डायबिटीज एक 65-70 साल के आदमी को है तो वहां पर एक्सरसाइज का स्कोप बहुत लिमिटेड है और डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो डॉक्टर के हाथ में होता है कि वो किस चीज को किस पर्टिकुलर उम्र, क्लास ऑफ पेशेंट, एजुकेशन ऑफ पेशेंट के हिसाब से उपयुक्त समझता है। तो समय अनुसार फॉलो अप के साथ डॉक्टर को ये डिसाइड करना होता है कि अमूनम मरीज को ये सारे जो चीजें हैं वो ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं।